नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नस्ल दस्तक। बिहार में द ग्रेट भीम आर्मी के जो नेता हैं आज़ाद, मनीष कुमार जो लोजपा के नेता हैं, और एक और जो लोग जो पटना में अम्बेडकर छात्रावास में रहे थे, उन 3 लोग को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। इसलिए कोरोना से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। मास्क लगाइए, दूरी मेंटेन कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं कि देखिए आज क्या क्या चल रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि ये चीज़ें हम आपको बेतरतीब तरीके से ज़रूर बताते हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है, कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, खबरें बहुत है बहुजन समाज के लिहाज से, और आपको बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक परसेप्शन बनाएं। खबरें हम क्यों बताते हैं आपको? ताकि आपको समझ में आए कि देश में चल क्या रहा है। रंजन कुमार गौतम है, सहारनपुर में बाबा साहब की प्रतिमा खंडित कर दी गई थी, उसका उन्होंने विरोध किया था। अब उन्हीं को यूपी पुलिस ने गैंगस्टर एक लगा के बंद कर दिया है। तो आप समझिए कि किस तरह के हालात हैं। उन्होंने तस्वीरें जाहिर की है और उन्हीं को गौतम को बंद। अब ये देखिए कि सहारनपुर में बाबा साहब की प्रतिमा खंडित करने के विरोध करने पर करने वाले तत्व कौन थे, उनके बारे में कोई भी जानकारी पुलिस ने नहीं दी, बल्कि खंडित करने का विरोध करने पर सरकार ने गैंगस्टर धारा लगा दी। जिस तरीके से सरकार दलितों पर आए दिन छोटी छोटी बातों पर भी रासुका लगा देती है, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद पर लगाई, उसी तरीके से अब मूर्ति प्रतिमा कोई खंडित करता है और खंडित करने का अगर हम विरोध भी करें तो भी हमारे ऊपर गैंगस्टर की जो है गैंगस्टर की धारा जो है लगाई जा रही है। और कुर्की का नोटिस भेजा गया। इसका संज्ञान भीम आर्मी चीफ से इन्होंने दरख्वास्त की है कि इसका संज्ञान लिया जाए, क्योंकि आंदोलनकारियों पर गैंगस्टर लगाना संविधान का उल्लंघन नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। तो किस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहले भी सहारनपुर में इस तरह की घटनाएं सामने आती रही थी कि केवल एक रथ यात्रा जिसकी कि प्रशासन ने भी अनुमति नहीं दी थी, जैसे कि ठाकुर ले जाना चाहते थे, महाराणा प्रताप की वो रथ यात्रा थी जिसे सहारनपुर के दलितों के गांव से गुजारा जाना था, और काफ़ी डीजे बजा करके और एक तरीके से जो नारे लगाए जा रहे थे उसमें बाबा साहब का मखौल उड़ाते हुए भी नारे लगाए जा रहे थे, उसका विरोध किया। तो देखिए कि दलितों के घरों के घर जला दिए गए। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या हम प्रत्युत्तर दे सकते हैं, क्या इस तरह की घटनाओं से हम भी समान व्यवहार कर सकते हैं कि अगर कोई हमें मारे तो हम भी उसका घर जला दें? तो ये करना वैसे भी हमारा संविधान ने हमें शिक्षा नहीं दी है। हम यही चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई हो वो कानूनी तरीके से हो, संवैधानिक रूप से हो। लेकिन चूंकि संविधान को दरकिनार करके जो सत्ता है जो केंद्र में बैठी हुई है, उसने तो ये देखिए कि संविधान को दरकिनार ही कर दिया है और संविधान को वो मानती नहीं है। इसीलिए दलितों के जब घर जले तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही कानून की तरफ से उस तरीके से नहीं की गई जिस तरीके से संविधान के चलते होनी चाहिए थी, कि उनको कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाता। ऐसा कुछ नहीं किया गया। उनके बिगड़े हुए घर हैं उन्हें तक बनवाया नहीं गया। जिस तरह उस गांव को देखिए एकदम खंडर में बदल दिया गया था, और जो उस गांव में काम करने वाले, जो जीविका चलाने वाले पुरुष, परिवार के जो पुरुष होते थे वो डर कर भाग गए थे, और केवल महिलाओं को छोड़ दिया गया था उनके ही भरोसे, और महिलाओं पर जो है जमकर अत्याचार किया गया था। तो ये होता है कि अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान भी करना चाहते हैं तो भी इस तरह का व्यवहार आपके साथ किया जा रहा है। लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि संवैधानिक तरीके से ही किसी भी बात का मंथन निकले। किसी पर भी किसी को भी मारकर या पीट कर या किसी के घर जलाने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। समस्याओं का समाधान तो संवैधानिक तरीके से ही निकलेगा, और संवैधानिक तरीके से भी तब निकलेगा जब सत्ता संविधान को माने। अगर सत्ता संविधान को नहीं मानती तो आपकी समस्याओं का निदान नहीं हो सकता। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप हिंसा करने निकल जाएं। आप समस्या के मूल में देखिए कि समस्या का मूल क्या है। आप पर इस तरह की ज़्यादती इसलिए हो रही है क्योंकि इसी प्रकार की सत्ता केंद्र में या राज्य में है जो ऐसे तत्वों का समर्थन करती है। जब आप इस सत्ता को उखाड़ कर फेंक देंगे तो ऐसे तत्व अपने आप ही शांत हो जाएंगे। और इसका उदाहरण आपने देखा ही होगा बहन जी के शासनकाल में कि किस तरह से कानून व्यवस्था मुस्तैद हुआ करती थी। तो आपको तो लड़ने और पीटने या मारने की जरूरत ही नहीं है,
और चूंकि अगर आप लेकिन अगर आप ऐसा करते भी हैं, लड़ने मारने पीटने का काम करते हैं, तो आपको आतंकवादी बनाकर आपको सीधे आपका एनकाउंटर किया जाएगा और कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। इसलिए अपनी लड़ाई हमको संवैधानिक तरीके से ही लड़नी होगी। सत्ता प्रबल है, सत्ता इस समय दमनकारी हो चुकी है, लेकिन फिर भी अधिक से अधिक कोशिश संवैधानिक तरीके से लड़ने की ही कीजिएगा। तो आगे वीडियो में देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के गुना में एक बार फिर से वही चीजें हुआ है जो मैंने आपको सुबह भी बताया था। चोरी के शक में दलित को पीटा और गले में फंदा डालकर मंडी में घुमाते रहे बदमाश। कितनी खतरनाक खबर है, सो आप सोचिए। और यूपी सरकार राजा भैया पर सारे केस हटा लिए गए हैं। उसको लेकर हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है एक, जो कि राजा भैया पर क्यों केस वापस किया गया। और न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की पीठ ने आदेश शिव प्रकाश है, वो कोर्ट ने सवाल पूछा है। अब ये देखिए गौतम को बंद कर दिया गया है, घुमाते रहे बदमाश। अब ये देखिए किस तरह की ये शर्मनाक घटना के, देखिए चोरी के शक में दलित को पीटा और फंदा लगाकर मंडी में घुमाते रहे बदमाश। गुना में एक और दलित के साथ बेरहमी। अब देखिए ये चोरी के शक में, तो देखिए कि अब जितना यहाँ पर पढ़ने में आता है उतना मैं बता देता हूँ कि मामला जो है गुरुवार का है, लेकिन शनिवार को पुलिस हरकत में आई। महूगढ़ा निवासी धर्मेंद्र वाल्मीकि नामक युवक पर अनाज चोरी का शक था। उसे मंडी में केवल शक के आधार पर इस तरीके से बर्बरता से पीटा जा रहा है। अरे अनाज की चोरी का अगर शक था तो आप उससे अनाज वसूलते या उससे पैसा वसूलते। आपको इस तरीके से पीटने का हक किसने दे दिया कि आप जो है फंदा लगाकर उसे मंडी में घुमाएंगे। पहले कितनी चोरियां हुई हैं, और ये देखिए कि देश में जो सबसे बड़ी चोरियां करते हैं वो किस वर्ग के लोग हैं। वो अंबानी और अडानी जो है देश में करोड़ों का लोन लेकर बैठ जाते हैं, और विजय माल्या जैसे लोग और नीरव मोदी जैसे लोग करोड़ों करोड़ों करोड़ों, क्या उन्हें ये पीटने जाते हैं इस तरह के तत्व। एक अनाज की बोरी के पीटने के शक में आपने इतनी बर्बरता से पीटा। यही इस देश की स्थिति हो गई है कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं उनको तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। बड़े बड़े लोन लेकर, बड़ी बड़ी घोटाले करके और बड़े बड़े एनपीए क्रिएट करके बैंक के मैनेजरों के संग ये लोग चाय पीते हैं बैठ के। बैंक के बाउंसर्स भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यहाँ खीरा चुराने के आरोप में, सब्जी चुराने के आरोप में, अनाज चुराने के केवल शक में, ये भी नहीं कि चुराते हुए देखा हो, केवल शक के आधार पर इतनी निर्ममता से हत्या। तो यही राम राज्य है जो कि भाजपा के प्रदेशों में फैला है। और इसको रोकने के लिए अब देखिए गुना में मध्य प्रदेश की सरकार आ चुकी है। अब ये कोरोना जो था, कोरोना एक तरीके से कोरोना के लिए मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के लिए जो है कार्यक्रम को डिले किया गया, लॉकडाउन के कार्यक्रम को डिले किया गया। और जैसे ही लॉकडाउन एकदम लागू करके मज़दूरों को केवल जो है 4-5 घंटे का ही समय दिया गया कि आप चले जाइए अपने घर। तो इस तरीके से थोड़ी ना होता है। पहले आप मज़दूरों को नोटिस दीजिए, उन्हें कम से कम 4-5 दिन दीजिए, ट्रेनें चलवाइए। लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। और अब भी दलितों को इस बेरहमी से आप पीट रहे हैं, चाहे वो गुना हो, चाहे यहाँ अनाज की मंडी में हो। तो ये एक तरीके से आपकी दमनकारी नीति है। ये आपका लोकतंत्र के प्रति झुकाव नहीं है, ये आपकी राजशाही है जिसमें आपका रामराज्य इसी तरह का चल रहा है। कितनी खतरनाक खबर है, सो आप सोचिए। और यूपी सरकार राजा भैया पर सारे केस हटा लिए गए हैं। उसको लेकर हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है एक, जो कि राजा भैया पर क्यों केस वापस किया गया। और न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की पीठ ने आदेश शिव प्रकाश मिश्र एक सेनानी की याचिका पर दायर किया है। याचिका के अधिवक्ता एसएन सिंह रैकवार ने बताया कि याची राजा भैया के खिलाफ विधानसभा में चुनाव खड़ा हो चुका है। उसे जीवन सुरक्षा मिली हुई थी। दरअसल जो मिश्र जी हैं वो उन्होंने राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उसके बाद उनको सुरक्षा मिली थी, सुरक्षा हटा ली गई। अब सोचिए, पता चला जब वो कोर्ट गए तो राजा भैया के ऊपर से सारे केस हटा लिए गए। उसके बाद उन्होंने फिर ये मामला कोर्ट में दायर किया है। अब कोर्ट ने पूछा यूपी में क्या हालत है उसको समझिए। बीबीसी संवाददाता है एक, उनका नाम जो है मैं बता रहा हूँ पाशा, वो बीबीसी के रिपोर्टर हैं। उनके साथ कितनी बदतमीजी हुई है, 7 घंटे तक उनको थाने में हवालात में बंद। बीबीसी संवाददाता को 7 घंटे तक यूपी के एक थाने में हवालात में बंधक बनाकर रखा गया। और वो इसीलिए रखा गया क्योंकि ये जो बीबीसी के संवाददाता हैं ये मुस्लिम हैं। और मुस्लिमों का तो देखिए आप कि मुस्लिमों ने 30-30 साल निर्दोष जेल में काट दिए।
कोई भी घटना होती है तो मुसलमानों को किस तरीके से बलि का बकरा बनाया जाता है, ये जो है भाजपा की सरकारों में हमने खूब देखा है। बनाकर रखा गया। ये आज की खबर मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से बीबीसी के पत्रकार को 7 घंटे तक यूपी में बंधक बना के रखा गया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस देश में चल क्या रहा है, खासकर यूपी में इस तरह के हालात हैं। और वो एक शख्स की गिरफ्तारी के बाद पता करने गए थे, तो पत्रकारों की भी यही हाल है। और लास्ट में एक तिग्मांशु धुलिया का एक वीडियो सुनाऊंगा आप लोगों को टूबिन में, कि ब्राह्मण समाज क्या होता है और किस तरह से वो समाज एकजुट है। लेकिन सबसे पहले आज बड़ी खबर कोरोना की है। और सोचिए कि इस देश में एक बहस नहीं हो रही कोरोना पर। पटना बिहार में मेडिकल की हालत बहुत खराब है, बैक टू बैक वीडियो आ रहे हैं, बिल्कुल हालत खराब है, लोग सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहे हैं, उस पर बहस नहीं हो रही है। यूपी में अस्पतालों की हालत खराब है, पानी चूने लगता है ऊपर से। ये देखिए, ये वीडियो चल रहा है, बरेली कोरोना सेंटर का ये हाल है कि पानी बरसात में गिर रहा है, उस पर बहस नहीं हो रही है। दिल्ली में एक शख्स की मौत हो जाती है मिंटो रोड पर। तो ये स्थिति है कि किस तरीके से, ये देखिए अस्पतालों की स्थिति किस तरीके से बदहाल हुई पड़ी है। लेकिन कोरोना पर किसी भी तरह की चर्चा नहीं की जा रही है। चर्चा की जा रही है तो राम मंदिर के पूजन पर, कि प्रधानमंत्री जो है अब संगम का पानी लाएंगे और उससे राम मंदिर की पूजा करेंगे। अरे मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये बात हमारे महापुरुष रविदास ने कह दिया। आप ये ड्रामा करेंगे, संगम से पानी लाएंगे, वहाँ पर उसका एक इवेंट मैनेजमेंट होगा, उस पर एक पैसा खर्च होगा। आपके संगम से लोटा लेने पर ही इतना एक आप बेवकूफ़ी करेंगे तो उसी को आपकी महानता बना दिया जाएगा। फिर आप उस पानी को लेकर आएंगे, फिर भूमि पूजन करेंगे, दूसरा इवेंट मैनेजमेंट किया जाएगा और उस पर पता नहीं कितना पैसा खर्च किया जाएगा। अरे सीधे सीधे आप चाहें तो इस चीज़ को पीछे छोड़कर अभी कोरोना के बारे में भी सोच सकते थे। जिस देश में 10 लाख के आंकड़े पार हो जाएं, उस देश में आप जो है इलाहाबाद से पानी लेके राम मंदिर का पूजन कर रहे हैं। राम मंदिर का पूजन करने से क्या होगा? क्या कोरोना भाग जाएगा? क्या कोरोना को आप हरा देंगे? आपने इस तरह के दावे किए कि 21 दिन की लड़ाई है, मानो महाभारत का युद्ध छिड़ गया है, और कोरोना को मतलब महाभारत के युद्ध से आपने जोड़कर देख लिया कि कोरोना उस समय 21 दिन में ख़त्म हो गया था। अब आप जो है मंदिर की पूजा करने में इतने व्यस्त हो गए कि आप अपने देश में जो स्थिति है, इस तरीके से ही अमित शाह जो है एलईडी स्क्रीन्स पर अपने वर्चुअल रैली करने में इतने मग्न हो गए कि कोरोना की हालत को वो देख नहीं पाए। और कोरोना को देखिए, इन लोगों ने वर्ल्ड में किसी चीज़ में भारत नंबर 1 हो या ना हो, लेकिन कोरोना को में वर्ल्ड में नंबर 1 होने की इन लोगों ने पूरी तरीके से ठान रखी है। इनका पूरा जो ध्यान है वो पूजा पाठ पर और बेकार की चीज़ों पर लगा हुआ है। ये इतने निकम्मे लोग हैं कि अब इन्होंने बात की कि महिलाओं को जो आगे के पैसे दिए जाएंगे 500 रुपये, अब ये या राशन पे कोई बात हुई? कोई नहीं। अब तो बस आपसे कह दिया गया कि आप खुद ही आत्मनिर्भर बनिए। खुद ही आत्मनिर्भर बनने का ये मतलब है कि आप खुद ही अपने से जो करना है कीजिए, या नहीं करना है नहीं कीजिए, सरकार कोई मदद करने वाली नहीं है। तो इस तरीके का इनका नजरिया, ये तो अब बिजी हो गए हैं। ये तो किसी तरह से अपना मन मार के बैठे हुए थे कि विदेश यात्रा नहीं कर पा रहे थे। इनका बस चलता तो ये तो अडानी के हेलीकॉप्टर में बैठ के विदेश भी घूमाए। उस पर टेलीविजन पर बहस हो रही, क्योंकि वहां अरविंद केजरीवाल की सरकार है। बीजेपी शासित सरकार से तो सवाल ही नहीं पूछा जा रहा है। तो इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो दिल्ली में हुआ है वो सही है, वो गलत है, उस पर सवाल होना चाहिए, टीवी डिबेट होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा कोरोना से भयावह स्थिति बिहार में, यूपी में है, मध्य प्रदेश में। वहां से कोई सवाल ही नहीं, वहां से कोई बहस ही नहीं हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर वो सारी चीजें हो रही है। और पुणे मटन चिकन की दुकान पर अपार कतार में, सोचिए श्रावण के महीने में मतलब कौन लोग मटन चिकन खा रहे हैं, एक लाइन है। और एक हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर छपी है, केंद्रीय विद्यालय में एक सवाल आया, व्हाट डू यू मीन बाय दलित, अनटचेबल, फॉरनर्स, मिडिल क्लास, अपर क्लास। ये इस तरह के सवाल बच्चों के दिमाग में भरे जा रहे हैं। और ये तस्वीर एक और कांग्रेस ने शेयर की है, देखिए किस तरह से बिहार में सबको ठेले पर रखकर ले जाया जा। अब ये किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अंग्रेजी का कि व्हाट डू यू मीन बाय दलित, जिसमें कि 4 ऑप्शन दिए गए, मेरे ख्याल से ये दिए गए कि एक फॉरेनर है, एक अनटचेबल है, एक मिडिल क्लास है, एक अपर मिडिल क्लास है। तो ये किस तरीके के ऑप्शन हो गए? इसमें आप डिप्राइव्ड भी दे सकते थे, आपको अनटचेबल लिखने की क्या ज़रूरत थी? अब दूसरे व्यक्ति जो कि बच्चे इस प्रश्न को हल करेंगे, उनके मन में क्या जाएगा कि दलित अनटचेबल है? दलित शब्द के मायने अलग अलग समय में अलग अलग रहे हैं। दलित
हालांकि अनटचेबल रहा है, लेकिन दलित शब्द को एक क्रांति के संदर्भ में भी देखा जाता है हमेशा। एक क्रांति के जो नायक होते हैं, दलित दलित जो नायक होते हैं, उनको हम दलित नायक कहते हैं, जिन्होंने हमारे लिए कार्य किया, जिन्होंने हमारे लिए हमारी शिक्षा के लिए कार्य किया या हमें अधिकार देने के प्रयास किए। तो ऐसे संदर्भ में भी हम दलित शब्द का प्रयोग करते हैं, केवल अनटचेबल में नहीं। अनटचेबल में तो खैर किया जाता था, अब अनटचेबल में आप जो है यहाँ दलित लिख रहे हैं, फिर आप वैदिक पीरियड में क्यों नहीं चले जाते, जबकि दस्यु या दास लिखा जाता था या चांडाल लिखा जाता था। अगर आप बिल्कुल शुद्ध ही पढ़ाना चाहते हैं तो पूरी तरीके से वैदिक ज्ञान बच्चों को पढ़ाइए। ये बच्चों के मन में ये झूठी जो आप डाल रहे हैं, झूठा ये क्या कहते हैं प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, तो इसे फैलाने की क्या आवश्यकता है कि केवल अनटचेबल से आप उसे जोड़ रहे हैं। अरे डिप्राइव्ड पीपल हैं, संघर्षशील पीपल हैं, हमेशा मेहनत करते हुए आए हैं, उनसे संबंध तोड़ने को कह रहे हैं, अनटचेबल उन्हें बना रहे हैं। ये आपके मान सकता है किस तरीके के ये आप पर्चे सेट करते हैं, और वो भी कक्षा 6 के बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा कि वो दलितों को अनटचेबल समझेंगे और उनसे दोस्ती करने से कतराएंगे। क्लास 6 के बच्चों में ही इतना जहर भर देंगे आप, तो आगे तो फिर आपको कोई हथियार या किसी और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट सवाल आया, व्हाट डू यू मीन बाय दलित? अनटचेबल, फॉरनर्स, मिडिल क्लास, अपर क्लास। ये इस तरह के सवाल बच्चों के दिमाग में भरे जा रहे हैं। और ये तस्वीर एक और कांग्रेस ने शेयर की है, देखिए किस तरह से बिहार में सबको ठेले पर रखकर ले जाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक आज शानदार ट्वीट किया है, मुझे बिहार में शव को ठेले पर ले जाया जा रहा है। एक बच्ची जो है अपने पिता को गुरुग्राम से लेकर के झारखंड का उसने सफ़र तय किया। वहाँ उस लड़की की परेशानी, वहाँ ये बताने के बजाय, वहाँ ये परेशानी समझने के बजाय कि मज़दूरों को इतनी दिक्कतें हो रही हैं कि खुद उन्हें अपने स्तर पर अपने घर आने के लिए प्रयास किया जा रहा है, ये बताने के बजाय कि मज़दूरों ने अपने स्तर पर हज़ारों रुपए बस चालकों को देकर किसी तरह से, और बस चालकों को 10-10 हज़ार रुपये देकर वो आए हैं, ये बताने के बजाय ये जो है भाजपा वाले कहती हैं कि हम उस लड़की की साइकिल से प्रतियोगिता करवाएंगे, उसको ओलंपिक में करवाएंगे। मतलब अपनी नाकामी में, अपनी बेशर्मी में भी किस तरीके से ये अपनी सफलता को भुनाना चाह रहे हैं। दिखा रहे हैं कि हमारे देश की बेटी, अरे हमारे देश की बेटी है तो आपने उसके लिए क्या कर दिया? उसके लिए आपने कुछ नहीं किया, तभी तो उसे अपने पिता को लेकर के इतनी दूर यात्रा करनी पड़ी। अब आप कह रहे हैं कि उसे ओलंपिक में भेजेंगे। अरे आप इतने निकम्मे लोग हैं, मैं आपके निकम्मेपन की बात बताऊं, मुझे एक एक शब्द याद रहता है, मैं कुछ भूलता नहीं हूँ। 2017 के चुनाव में अमित शाह ने सरेआम ये कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि अखिलेश सरकार में तो लैपटॉप दिया गया था, आप क्या देंगे, तो सरेआम क्या कहते हैं जनाब कि लैपटॉप तो हम देंगे ही देंगे, साथ में 2 GB का डेटा भी देंगे। अगर आप पुराना इंटरव्यू निकाल सकते हैं 2017 के चुनाव का, तो आप निकाल के जांच उसकी कर लीजिएगा, मेरी बात बिल्कुल सटीक निकलेगी। तो अब तक मिला क्या? मिला झुंझुना मिला लोगों को। और अब ये शवों को जो है कोई व्यक्ति जो है अपने को खुद को गाड़ी में बांध लेता है, एक तरफ बैल होता है, एक तरफ खुद व्यक्ति होता है, इस तरीके से लोग अपने घर आए प्रवासी मजदूर। अब प्रवासी मजदूर मर गए, उन्हें ठेले पर लाना पड़ रहा है। कितने शर्म की बात है ये आपके लिए। प्रवासी मजदूर जो है रेलों से कट के मर गए अपने घर जाते समय, लेकिन आपको शर्म ना आई, आप तो मंदिर के पूजन में लगे हुए हैं। अब आगे देखते हैं कि वीडियो में क्या बताया जा रहा है। उस पर बात करनी चाहिए। वी मॉर्न द लॉस ऑफ यूएस कांग्रेस जॉन लेविस, ए चैंपियन ऑफ सिविल राइट्स। मानव अधिकार की बात कर रहे हैं, सिविल राइट्स, नॉन वायलेंस, अहिंसा एंड गांधीयन वैल्यूज, महात्मा गांधी के विचार। हिज लेगेसी विल कंटिन्यू टू इंडोर एंड इंस्पायर। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी जिस शख्स को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हीं के राज्य में यूपी में एक पुलिस के हत्यारे को महामंत्री बना दिया जाता है। मतलब क्या कहा जाए, दिल्ली में सोचिए, अब दिल्ली में क्या राजनीति हो रही है। एलजी और सरकार के बीच दिल्ली राइट्स को लेकर, वकील रखने को लेकर तनातनी हो गई है। एलजी और संजय सिंह ने कहा है, संजय सिंह जो आपके देखिए जिस तरह से एलजी और केंद्र की भाजपा सरकार दिल्ली दंगों में अपने पसंदीदा सरकारी वकीलों की नियुक्ति पर अड़े हुए हैं, इससे साफ है कि भाजपा दिल्ली दंगों में अपने काले कारनामों और बदनाम चेहरों को छिपाना चाहती है। सोचिए जिस तरह से एलजी और केंद्र की भाजपा सरकार दिल्ली दंगों में अपने पसंदीदा सरकारी वकीलों की नियुक्ति पर अड़े हुए हैं, इससे साफ है कि भाजपा दिल्ली दंगों में अपने काले कारनामों और बदनाम चेहरों को छिपाना चाहती है। बिल्कुल सही बात कही जा रही है। अब आप देखिए कि पुलवामा में पिछले साल जो है
हमारे लगभग 40 जवान शहीद होते हैं। उन जवानों के शहीद होने पर केवल उनके शवों पर नंगा नाच किया गया और राजनीति की गई, लेकिन ये नहीं कि उनको किसी तरह से ये खुलासा किया जाता या सीबीआई जांच की जाती कि आरडीएक्स वहाँ पर कैसे पहुँचा था, क्योंकि भारत की किसी न किसी की तो गद्दारी है। अब या तो पूरी सरकार का इसमें खेल है या फिर कोई गद्दार होगा जिसकी वजह से ये कारनामा हुआ है, लेकिन जांच बिल्कुल भी नहीं हुई। और दंगे में तो देखिए साफ था कि इनके ही सांसदों ने, इनके भाजपा के ही लोगों ने, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, किस तरह के बोल इन्होंने बोले थे जहरीले, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रज्ञा सिंह हमेशा आए दिन भड़काऊ बयान देती रहती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुरमीत राम रहीम जो एक बलात्कारी था, उसे पैरोल दिलवाने के लिए मनोहर लाल खट्टर जो है तड़प रहे थे। पैरोल देखिए, अगर किसी को समझ में ना आता हो, पैरोल एक तरह का एक टेम्परेरी छूट होती है जेल से, किसी कारावास से एक टेम्परेरी छूट होती है। तो ये उस व्यक्ति को पैरोल दिलवाना चाहते थे, ये मनोहर लाल खट्टर, ये इनकी मानसिकता है। और ये साक्षी महाराज जो थे, गुरमीत सिंह को जब सज़ा हुई थी तो ये क्या कहते थे, 2 बच्चियों की बातों को मान लिया, अरे वो दुनिया के लोगों के लिए भगवान है, क्या वो इस तरह की गलती कर सकता है। ये बोल थे उस साक्षी महाराज के, जो आज कहीं दिखाई भी नहीं देता। जिस तरह से एलजी और केंद्र की भाजपा सरकार दिल्ली दंगों में पसंदीदा वकीलों के, और यहाँ पसंदीदा वकीलों की नियुक्ति की बात है क्योंकि अपने काले कारनामे छिपाने हैं, ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए, शाहीन बाग में गोली चल जाना कोई ये नहीं है कि किसी सरफिरे के दिमाग में आया और उसने गोली चला दी। क्यों कोई इतना बड़ा खतरा मोल क्यों लेगा, आप खुद सोचिए। सरकार के संरक्षण में ही कोई इतना बड़ा खतरा मोल ले सकता है, तो अपने काले कारनामों को छिपाना चाहती है। और सीबीआई जांच देखिए कभी नहीं करेगी, मैं लिख के दे रहा हूँ कि सीबीआई जांच इस मामले की होगी ही नहीं। ये इतने मक्कार लोग हैं, ये अपने काले चेहरे को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और गए भी हैं। इस सरकार ने केवल और केवल राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाने के लिए लोगों की लाश पर पैर रखकर सिंहासन तक ये पहुंची है। इस सरकार को देश चलाने का कोई अनुभव नहीं है, इन्हें सिर्फ चुनाव प्रबंधन आता है। और चुनाव प्रबंधन भी ऐसा नहीं कि झूठ मूठ के अच्छे वादे करें, राष्ट्रवाद का एक ऐसा शगुफा देते हैं, ऐसी एक नफरत की धारा बहा देते हैं कि उस धारा में हमारे कई निर्दोष लोग बहते चले जाते हैं। हमेशा जब भी चुनाव होगा, देखिए इनके बिगड़े बोल किस तरीके से आते हैं कि एकदम से हिंसा का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाता है। यही इनका इतिहास रहा है और ये पार्टी ऐसे ही विकसित हुई है। अगर आप अब भी नहीं समझते हैं तो आप इस पार्टी को मजबूत करते रहिए और अपने लिए प्रतिकूल स्थितियां पैदा करते रहिए। कि सबसे बड़े जो उसमें सबसे ज्यादा जिस पर आरोप लगे थे कपिल मिश्रा पर, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं है। कपिल मिश्रा ने आज भी एक लेख लिखा है और वो तो, और ये देखिए ये एक जंगल राज की परिभाषा क्या होती है। कपिल मिश्रा जैसे जहरीले बोल उगलने वाला व्यक्ति, उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं लिखी जाती। और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन में पीएम के गोद लिए क्षेत्र, जो वाराणसी पीएम का क्षेत्र है, उसमें लॉकडाउन की वजह से भूखे मरते हुए लोगों की रिपोर्टिंग करने वाली एक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर हो जाती है। तो आप इनकी मानसिकता देख सकते हैं कि किस तरह से किस तरीके की मानसिकता के ये लोग शिकार हैं, किस तरह की घृणा इनके मन में भरी हुई है और अपने काले कारनामों को किस तरीके से ये छुपाना चाहते हैं। फिरौती के 30 लाख के साथ अब भारत संजीत को वापस लाओ, कानपुर पुलिस प्रशासन होश में आओ, लापरवाह पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करो। तो यही इनका रवैया है कि ये जो है उन लोगों पर एफआईआर कराते हैं जिनकी वास्तविक में एफआईआर कराने की आवश्यकता नहीं होती। और इनके जो खुद बिगड़े हुए बोलने वाले लोग हैं, चाहे वो कपिल शर्मा हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, उनके खिलाफ चू भी नहीं करता कोई। ये भक्त भी जो इनके अंधभक्त ही हैं, ये गलत बातों पर कोई चू भी नहीं करता उसमें। तो आगे देखते हैं कि वीडियो में क्या बताया जा रहा है। मीडिया वालों, नीरज भाई पटेल ने लिखा है, 27 दिन बीत गए, संजीव यादव के अपहरणकर्ताओं का कोई सुराग नहीं। थाना अध्यक्ष के सामने 30 लाख फिरौती लेकर अपहरणकर्ता चले गए। ये कानपुर की ही वो घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये देखिए किस तरीके का जंगल राज जो है कायम किया गया है दोगले मीडिया वालों की ओर से। 27 दिन बीत गए, संजीव यादव के अपहरणकर्ताओं का कोई सुराग नहीं मिला। थाना अध्यक्ष के सामने ही फिरौती के 30 लाख रुपए ले रहे अपहरणकर्ताओं की कार्रवाई के नाम पर अभी तक कानपुर एसएसपी ने सिर्फ एसओ बर्रा रणजीत राय को निलंबित किया है। निलंबित करने से क्या होगा, सीधे सस्पेंड किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं, निलंबित करने से तो बाद में फिर बहाल हो जाती हैं।
लगातार फ़ोन करने के बाद भी जो सर्विलांस सेल अपहरणकर्ताओं को पता नहीं लगा पाई, उसी सर्विलांस सेल के प्रभारी को बर्रा थाने का इंचार्ज बना दिया। जिनको लोग जातिवादी नेता कहते हैं वो इतने नाकारा और आराम तलब हो गए हैं, उनसे जातिवाद भी अब ढंग से नहीं हो पा रहा है। इस मामले में शर्म के आंसू निभाते हुए जवानी कुर्बान गिरोह के भैया जी पूर्व मुख्यमंत्री, हालांकि सामान्य कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए अभी भी प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री का ही मेंटेन हो रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके काम चला लिया और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का अपहरण के करीब 25 दिन बाद संजीत यादव के कानपुर स्थित के घर भेज दिया। स्थानीय स्तर पर सपा नेता सम्राट विकास यादव भी थाने से लेकर कई मौके पर पीड़ित परिवार के साथ खड़े दिखे। तो इस तरह का जंगल राज जो है कानपुर में हो रहा है कि जो फिरौती के 30 लाख रुपए सीधे ही उन सामने से ही ले लिए। बिल्कुल कार्रवाई के नाम पर अभी तक कानपुर एसएसपी ने सिर्फ एसओ बड़ी रंजीत राय को निलंबित किया है। लगातार फोन करने के बाद भी सर्विलांस सेल अपहरणकर्ताओं का पता नहीं लगा पाया, उसी सर्विलांस सेल के प्रभारी को बर्रा थाना का इंचार्ज बना दिया। जिनको लोग जातिवादी नेता कहते हैं वो इतने नकारा और आराम तलब हो गए कि उनसे जातिवाद भी अब ढंग से नहीं हो पा रहा है। सोचिए, बहुजन समाज का कोई नेता भी इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है। आर.एस. पटेल ने इसको लगातार इस मुद्दे पर ट्वीट की है और ये लगातार जो बड़ी खबरें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से बहुजन समाज के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। और कोरोना को लेकर बहुत भयावह स्थिति है यूपी बिहार में। बिहार से लगातार रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वहाँ इलाज की व्यवस्था नहीं है, लोग तड़प रहे हैं, सरकारी अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये कोई आज की बात नहीं है, सब सरकारी अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं है, लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी संगम से पानी ले जाएंगे और राम मंदिर का पूजन करेंगे। अरे पूजन करके ही क्या ऐसे लोगों की स्थिति में सुधार आया या आ जाएगा? आप करिए पूजन, आप करते रहिए पूजन, देखते हैं कि आप पूजन करके ही कोरोना को हरा पाते हैं या नहीं। अगर हरा लें तो फिर ये बहुत अच्छी बात होगी, अगर नहीं हरा पाए तो माफ़ी, कम से कम माफ़ी मांग के झोला उठा के और चलते तो बनिएगा, ताकि देश के लोगों को आपसे जो है मुक्ति मिल जाए। सबसे मंडल कमीशन आया इस देश में। बीजेपी और आरएसएस ने लगातार धर्म की राजनीति की। मायावती मुख्यमंत्री बनती हैं, अस्पताल बनाती है, माननीय कांसी राम स्कूल खोलती हैं, जिला बनाती हैं, तहसील खोलती हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलती हैं। अखिलेश भी रोड बनाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलते हैं। लालू यादव तक साथ साथ यूनिवर्सिटी बनाते हैं, चरवाहा विद्यालय बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं। पिछले मंडल कमीशन जब से ये जो भगवान राम के नाम पर जब से राजनीति शुरू हुई, आप सोचिए कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने अस्पताल का मुद्दा, स्कूल का मुद्दा, प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा, ये सब खत्म कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इसमें जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनको मजा आता है कि इस देश में सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा ना तो अच्छा रहेगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, जाति व्यवस्था कायम रहेगी। लेकिन कोरोना ने सबकी पोल खोल दी है। सरकारी अस्पताल आपके लिए मुद्दा नहीं होता है, सरकारी स्कूल आपके लिए मुद्दा नहीं होता है। आज जब विकट परिस्थिति है तब भी आप नहीं समझेंगे, नहीं समझने दिया जाएगा। कोरोना में तरह तरह की खबरें आ रही है। 5 अगस्त से राम मंदिर को लेकर देश भर में देशव्यापी बहस होगा और जो 10 लाख से ज्यादा कोरोना पीड़ित हैं, 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, किसी टेलीविजन पर चर्चा कर देख रहे हैं। आज भी इस देश की मीडिया, शर्म आती है मुझे कहते हुए, आज भी इस देश की मीडिया एक बहस नहीं करती है कि सरकारों से सवाल नहीं पूछ रही कि अस्पताल की क्या हालत है, स्कूल की क्या हालत है, कैसे लोग बचेंगे, रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। ताली थाली बजवाया गया, उसको खबर बनाया गया, फूल की बारिश हुई, उसको खबर बनाया गया, टॉर्च जलवाए गए, उसको खबर बनाई गई। लेकिन कोरोना से आप लड़ पाए क्या? जब उस समय भी हम लोग कहते थे तो आप हंसते थे। आज क्या स्थिति है? भयावह स्थिति है। अब डॉक्टर्स कह रहे हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट, कि अगला महीना और क्रूशियल होने वाला है। कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है दिल्ली में और मुंबई में। कम्युनिटी स्प्रेड मतलब आदमी से आदमी जैसे मिल रहा है, फैल रहा है। आप सोचिए कि क्या स्थिति है और इस देश की मीडिया को फुर्सत नहीं है, खबर एक के बाद एक दबाई जाती है। अब राम मंदिर पर लगातार, राम मंदिर में 5 गुंबद होंगे, ये होगा वो होगा, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये सब तमाम बहसें होंगी। लेकिन आम आदमी के सवाल गुम है और आप लोग को भी मजा आता है। आपको इसीलिए पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता है कि आप। अब ये देखिए कि ये जो मीडिया है किस तरीके से जहर घोलती है। राम मंदिर आप बनाइए, राम मंदिर बनाने में आपको जो है कोई वो नहीं है कि, लेकिन ये मस्जिद वाले कहाँ से पधारे? मातृभूमि हमारी, राम हमारे, ये मस्जिद वाले कहाँ से पधारे? अब मस्जिद वाले से आपका मतलब क्या है?
भारत में रहने वाले मुसलमानों से, या जो मुसलमान मुग़ल, मान लीजिए मुग़ल था या मुग़ल वंश था या तुगलक वंश था, जो अफ़गान वंश था, ये जो बाहर से आए थे, मस्जिद तो उन्होंने भी बनाई, लेकिन भारत के लोगों ने भी इस्लाम कबूल किया था और एक लंबी तादाद में किया था। और जो देखिए मुस्लिम में भी अनेक मत होते हैं, कुछ लोग खलीफा को ही अपना सब कुछ मानते हैं, लेकिन कुछ सूफीवाद शिक्षा देने वाले भी होते हैं, जैसे कादरी सिलसिला हुआ, जिसका कादरी सिलसिला के जैसे ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती थे या सलीम चिश्ती थे, तो कादरी सिलसिला था जिसे दारा शिकोह मानते थे। वो कभी किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं रखते थे। लेकिन यहाँ किस तरीके से मीडिया जहर घोल रही है ये देखिए। ये सीधा सीधा मुसलमानों पर सीधा सीधा जिस तरीके की ये हेडलाइन चलाई गई है उससे हमला हो सकता है सीधे सीधे, और होता भी है। मुसलमानों से जिस तरीके का व्यवहार किया जाता है, कोरोना के संकट में भी एक गर्भवती महिला को दाखिल करने से इनकार किया गया, और भी तमाम ऐसी घटना थी जिसमें मुसलमानों को मारा गया, पीटा गया। तो ये इस सब का जिम्मेदार ये गोदी मीडिया है जो इस तरीके का जहर घोल रही है कि मस्जिद वाले कहाँ से पधारे। अरे मस्जिद वाले हो या मंदिर वाले हो, सब भारत की भूमि है। ये जन्मभूमि मस्जिद वालों की भी है, और वो जहाँ चाहे मस्जिद बनाए। मस्जिद बनाने के लिए सरकार ने उन्हें ज़मीन दी है अलग से। अब वो मस्जिद ना बनाएं या कुछ और बना दे, वो उनकी मर्जी है। लेकिन आप ये कैसे कह रही हैं कि कहाँ से पधारे? अरे कहाँ से क्या पधारे, वो तो भारतीय हैं, भारत के ही हैं। तो इस तरीके का जहर तो ना घोलिए आप। इसलिए इन टीवी चैनलों का बहिष्कार करना बहुत आवश्यक हो गया है। जब तक हम इनका बहिष्कार नहीं करेंगे, इनकी औकात इन्हें नहीं दिखाएंगे, ये इसी तरीके का जहर घोलते रहेंगे। जहाँ इन्हें सब्सक्राइब किए हुए लोगों को इनसे अब अनसब्सक्राइब करवाना है, वहीं डीडी फ्री डिश में भी इन चैनलों को बिल्कुल नहीं खोलना है। ये याद रखिए, ये सभी बहुजनों के पास ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जरा सा भी खोलते हैं तो इन्हें टीआरपी मिलती है। बिल्कुल इनका जो है इस तरीके से बहिष्कार करना है। दुनिया भर में इस तरीके का जितना बड़ा इनका बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि इतना जहर इन्होंने फैला चुका है कि दुनिया को पता लगना चाहिए कि भारतीय मीडिया आखिर क्या कर रही है। भारत की मीडिया सबसे बदनाम विश्व में मीडिया हो चुकी है। सवाल न पूछे सरकार से, और जो सवाल पूछ रहे हैं उनको या तो जेल में डाला जा रहा है या ट्रोल आर्मी करवाया जा रहा है, उनकी हत्या करवाई जा रही है। पंसारे की हत्या हो जाती है, कुलवर्गी की हत्या हो जाती है, ये सब हत्या। इसलिए आज कन्हैया ने ट्वीट किया है कि हमारे प्रधानमंत्री स्टंटमैन है, स्टेट्समैन नहीं है। लगातार कुछ ना कुछ स्टंट होता रहता है, लेकिन जो सरोकार का सवाल है वो हम पूछ नहीं रहे हैं। अस्पतालों की बुरी स्थिति है। बिल्कुल सही कहा कन्हैया कुमार ने कि स्टंटमैन है। हमेशा इवेंट मैनेजमेंट का ही तो कार्यक्रम करते हैं। कभी केदारनाथ की गुफा में जाकर बैठ जाते हैं आंख बंद करके, डायपर लगाकर वो तो खैर आपने देखा ही होगा कि कितना बड़ा डायपर उन्होंने लगाया हुआ था, साफ दिखाई दे रहा था। कभी जाते हैं सरदार पटेल की मूर्ति बनवाकर इस तरीके से फ़ोटो खिंचवाते हैं कि खुद का पोज जो है मूर्ति से भी ऊंचा आए। कभी सैनिकों के साथ दिवाली मनाने के लिए निकल जाते हैं, वो तो खैर चलो हम कह सकते हैं, लेकिन केवल दिवाली मनाने से क्या सैनिकों की समस्याएं हल हो जाएंगी? तो स्टंट मैन करते हैं, इस स्टेटमैन नहीं करते हैं। और जैसा कि संबित पात्रा ने कहा था कन्हैया कुमार से कि तुम्हारे पापा हैं मोदी जी, तो उन्हें कन्हैया कुमार ने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया था कि वो तुम्हारे पापा हो सकते हैं लेकिन इस देश के पापा नहीं है। तुम्हारे पापा इसलिए हैं कि तुम्हें ओएनजीसी का चेयरमैन बना दिया। आप वो वीडियो सर्च करके देख सकते हैं आसानी से। तो ये तो बिल्कुल सही कहा कि स्टंट बाजी बहुत करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज तक एक चैनल है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के बड़े अच्छे तराने प्रस्तुत करता है। वाह, सुनकर मज़ा आ जाता है। देखो देखो मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन की तर्ज पर उन्होंने एक ऐसा प्रधानमंत्री जी का गाना बनाया, और कभी जो है मायावती को पटक रहे होते हैं प्रधानमंत्री जी कार्टून बनकर, कभी किसी और को पटक रहे होते हैं स्टंट में। तो स्टंटमैन तो देखिए वो अपनी वास्तविक जीवन में है, और जो उन पर मीम बनते हैं, जो कार्टून बनते हैं, उनमें भी गजब की उनकी फुर्ती दिखाई गई है कि किस तरीके से उनका सीना चौड़ा होता है, और किस तरीके से लालू वगैरह को वो लोग पीछे छोड़ देते हैं, अमित शाह, और ये मिलकर डांस गजब का करते हैं, किस तरीके से अपने डांस में अपने जो है स्टेप दिखाते हैं। तो अब ये तो खैर मजाक की बात हो गई, लेकिन सचमुच जो है इनका इतना इवेंट, प्रधानमंत्री का पहली बार किसी प्रधानमंत्री का इतना ज़्यादा इवेंट मैनेजमेंट किया जाता है कि जब 2019 के चुनाव निकट होते हैं तो एक चैनल ही प्रकट हो जाता है पूरा, नमो नाम से। आपने देखा होगा नमो नाम से ही एक चैनल प्रकट हो जाता है। लेकिन हमें ये प्रधानमंत्री से देखिए सवाल तो करना ही होगा कि आप अगर स्टंटबाजी ही कर सकते हैं
और आपसे देश नहीं संभलता तो आप जैसा कि पहले कहते थे कि मैं झोला उठा के चला जाऊंगा, कृपया आप झोला उठाकर चले जाइए और भारत की जनता को मुक्त करिए। भारत की जनता को त्रस्त हो चुकी है उसको। आप पता नहीं कैसे सत्ता में इतने प्रचंड बहुमत से आ जाते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि जनता चाहती थी उस समय। या तो आपने ईवीएम का घपला किया या जो भी बात की, क्योंकि किसी के चेहरे पे वो आपके आने की चमक नहीं थी। तो इस तरीके का खेल मत खेलिए। सत्ता के लिए एक ही सवाल, जैसा कि विनोद दुआ पत्रकार हमेशा ही अपने एक भाषण में कहते हैं कि कुर्सी है, ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। कुर्सी है, अगर देश को चला नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। इससे तो तुम उतर ही सकते हो। अगर बस का नहीं है चलाना देश को तो उतर जाओ और झोला लेकर कहीं चलते बनो। अब देखते हैं कि आगे वीडियो में क्या कहा जा रहा है। सोचिए, ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, गरीब बच्चा कहाँ से पढ़ पाएगा। तो सबसे ज्यादा मार आपको बहुजनों पर पड़ रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों पर पड़ रहा है। देखिए, अब ऑनलाइन एजुकेशन का फंडा देखिए। ऑनलाइन एजुकेशन का बड़ा ढोल पीटा जा रहा है और वो उसी तरीके से पीटा जा रहा है कि जैसे जब नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी के बाद एक तरीके से जो है कैशलेस का ढोल पीटा गया था। लेकिन कैशलेस क्यों कामयाब नहीं हो पाया था, उसका यही कारण था कि हर आदमी कैशलेस करने के लिए, एक तो डिजिटल होने के लिए एक तो नेट चाहिए। क्योंकि आप पेमेंट करेंगे या तो आपके पास ATM होगा या आप उससे पेमेंट करेंगे, या पेटीएम का बहुत ढोल पीटा गया। अब पेटीएम तो एक ऐप है और वो इंटरनेट से चलती है। अगर वो ऐप, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो वो नहीं चलेगी। फिर जियो को लाया गया, तो जियो को लाने से क्या हुआ, लेकिन जियो ने धीरे धीरे अपने डेटा प्लान्स भी बढ़ा दिए और धीरे धीरे स्पीड भी घटा दी। अरे अगर इंटरनेट से ऑनलाइन क्लास आप चलाना ही चाहते हैं, अपना ढोल पीटना ही चाहते हैं, तो आप सबसे पहले डाटा मुफ्त क्यों नहीं देते। गरीब बच्चा ऑनलाइन क्लास कैसे करेगा। कोई टीचर्स उसे पढ़ाने को तैयार नहीं है आज के टाइम में, कोरोना के संकट में। उसका आपने कभी सोचा, ऑनलाइन आपके आपके ही तो बच्चे पढ़ेंगे, आपके उद्योगपतियों के बच्चे पढ़ लेंगे, जो मोटे मोटे कमाई करने वाले दुकानदार हैं उनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ लेंगे। गरीब बच्चा ऑनलाइन पढ़ सकेगा, ये कभी सोचा आपने। और आपने जो 500 रुपये बंद किए हैं महिलाओं के, ये करके आप क्या दिखाना चाहते हैं कि जो महामारी थी केवल 3 महीने की थी, उसके बाद कोरोना का कोई संकट नहीं है, कोई भी सब मजे में आ गया। मंदिरों का पूजन चलने लगा, इतनी अच्छी स्थिति हो गई कि अब जो है पैसा देने की भी आवश्यकता नहीं है, किसी को राशन देने की भी आवश्यकता नहीं है, या किसानों के 2000 देने की भी आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति तक आप ले आए, आपको शर्म आनी चाहिए। किस तरीके का मजाक आपने लगाया हुआ है। मूर्ति, आप भूमि पूजन करेंगे आप मंदिर का जो है। अभी इस महामारी के समय में भी आपको मंदिर दिखाई दे रहा है। क्योंकि उनके पास 5 पुस्तों के लिए जमीन नहीं है, उनके पास बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है। रोज कमाने खाने वाले हमारे आपकी तरह लोग थे, उनके ऊपर सबसे ज्यादा मुसीबत टूट रहा है। क्योंकि उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, उनके पास कोई बैंक में पैसा नहीं है, उनके पास कोई दुकान डलिया नहीं है, उनके पास कोई बिजनेस नहीं है, उनके पास 7 पीढ़ी तक संपत्ति नहीं है। कोरोना ने एक साफ साफ लाइन खींच दी है, जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं वो और गरीबी की गर्त में जा रहे हैं। चंद लोगों के हिसाब से ये देश चल रहा है, चंद पूंजीपतियों के लिए चल रहा है। सरकार कोई भी इनिशिएट नहीं कर रही है। बहुत बुरी स्थिति है। आपको आपके सहारे पर सही में आपको आत्मनिर्भर बना दिया गया है। आप जी पाए तो जी पाए, बच पाए तो बच पाए, रोजी रोटी चल पाई तो चल पाए, और उस पर से जातीय हिंसा भी आपको झेलनी है, गुंडागर्दी भी झेलनी है। पुलिस वाले आपकी सब्जी का ठेला, वो तस्वीरें जरूर देंगे, सब्जी का ठेला पलट देंगे। तो सारा मार गरीबों पर पड़ रहा है, और गरीब की एक जाति है इस देश में। और अब भी हमारे लोग, पता नहीं हमारे नेता, हमारे सोशल एक्टिविस्ट क्या करते हैं, क्या इन सब बातों को नहीं समझते हैं। जब अब सोशल मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है, इस पर बात होनी चाहिए लगातार। क्यों नहीं हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मेरी जितनी समझ है, जो भी सिस्टम में खराबी है, जो भी समस्याएं हैं, उस पर मैं लगातार बात करता रहूंगा। प्रियंका गांधी, अच्छा लगा मुझे, प्रियंका गांधी यूपी में राजनीति कर रही हैं, दलितों के घर जा रही हैं। प्रियंका जी, मध्य प्रदेश में भी आपको बात जाना चाहिए, आपको राजस्थान में भी जाना चाहिए, और 60 साल का हिसाब भी देना चाहिए आपको। अच्छी बात है, कम से कम प्रियंका गांधी ने अच्छा किया। उससे ये होगा कि हमारे नेता भी घरों से निकलें। सिर्फ नाटक कह के मत इस बात को खत्म कीजिए। मैं जानता हूं प्रियंका गांधी राजनीति कर रही हैं, लेकिन आप भी तो निकलिए, आप
आप भी हौसला जुटाइए, आप भी निकलिए। क्या लेकिन ये भी सवाल है कि बीजेपी लल्लू प्रसाद को नहीं जाने देती है, लेकिन प्रियंका गांधी को जाने देती है। बीजेपी को पता है कि कांग्रेस जितना राजनीति करेगी उतना उसको फायदा है, इसलिए किसी ने कल एक फोटो शेयर किया था, कमल में हाथ खिल रहा है। तो अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी के आदमी हैं तो राजनीति भी नहीं कर सकते। आप चंद्रशेखर रावण है, मायावती है, अखिलेश है, तो दौरा भी नहीं कर सकते, राजनीति भी नहीं कर सकते, मैं पत्रकारिता भी नहीं कर सकता हूँ। ये भी एक विडंबना है। आप मुस्लिम समाज के हैं, SC ST OBC के हैं, तो आप बोल भी नहीं सकते, आप बात भी नहीं कर सकते, आप अपने समाज को लीड भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप कांग्रेस हैं, आप ममता। यही तो सारी कहानी है कि ये जो कहा जा रहा है कि अगर आप SC समाज के हैं, OBC समाज के हैं, या फिर आप माइनॉरिटीज़ से हैं, तो आप अपनी बात भी नहीं रख सकते, या आप किसी भी तरह से अपनी कोई अभिव्यक्ति, अपनी कोई पुस्तक छापेंगे, अपना कोई लेख छापेंगे, तो भी आपके इतने दुश्मन बन जाएंगे कि आपकी जान पर बनाएगी, कभी भी आपको मारने की। और ऐसा सवर्ण लोगों के साथ भी होता है कि सवर्ण लोग भी अगर वंचित लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो भी उनके दुश्मन, अनेकों दुश्मन हो जाते हैं। पूरी IT सेल जो है इस प्रकार का प्रचार कर देती है कि कोई ना कोई व्यक्ति बंदूक लेकर उन्हें मारने तक को तैयार हो जाता है। जैसा कि हमने देखा कि पानसारी, कलबुर्गी और गौरी लंकेश की जिस तरह से हत्या हुई, और गौरी लंकेश के बाद जिस तरह से उसे कुतिया कहा गया, और रवीश कुमार को जिस तरीके से टारगेट किया गया, ये सारी चीज़ें जो है हमको देखने को इसीलिए मिलती हैं कि जो वंचित समाज की बात करेगा उसकी तरक्की की बात करेगा, उसको लेकर भी इन मनुवादियों में जो राष्ट्रवाद की आज रट लगाते हैं, वो सच में वास्तव में वही मनुवादी लोग हैं जो एक छद्म राष्ट्रवाद की रट लगाते हैं। ये मनुवादियों को कतई मंजूर नहीं है कि कोई हमारे हित की बात करे। हमारा हित होना तो एक तरफ है, हमारे हित की बात करें ये भी मनुवादियों को मंजूर नहीं है। और इसी का परिणाम देखने में आता है कि कलबुर्गी की हत्या हो जाती है, पानसारे की हत्या होती है, और फिर गौरी लंकेश की हत्या होती है। बनर्जी, आप नवीन पटनायक है, तो आप हमको मार भी सकते हैं और आप हमारी राजनीति भी कर सकते हैं। आप हमें गुटखा भी खिला सकते हैं, आप हमारे नाम पर हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं, आप लूट भी सकते हैं, चैरिटी भी कर सकते हैं। लेकिन जो शोषित वंचित तबका, कितना सेटिंग है इन लोगों की, कितनी समझ है। तिग्मांशु धुलिया का एक छोटा सा बाइट सुनिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को। एक ही बात बतानी है कि ब्राह्मण के 3 काम, शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा, पर जरूरत पड़ने पर हम वो सारे काम करने में सक्षम हैं जो वेद और पुराणों में क्षत्रियों के लिए लिखा गया है। ऋषि परशुराम की कहानी सभी को पता है। ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों के अत्याचार के खिलाफ इन्होंने हथियार उठाया, और आज हम ब्राह्मणों के मान सम्मान और प्रतिष्ठा पर सवाल उठाया जा रहा है। हमारे नौजवानों को आरक्षण के नाम पे प्रताड़ित किया जा रहा है, और ये विरोधी बहुत फायदा उठा रहे हैं इसका। तो आज हम अपने विरोधी से कहना चाहते हैं कि कान खोल के सुन ले, ब्राह्मण न कभी झुका था न कभी झुकेगा। ब्राह्मण सर्वोच्च था, सर्वोच्च रहेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में लगातार आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, और सामाजिक मुद्दे पर, राजनीतिक मुद्दे पर आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। और मैं सबसे ज़्यादा OBC के लोगों से अपील कर रहा हूं कि आपके पास 52% हिस्सेदारी है। कल बिहार कांग्रेस में ये सवाल उठा, 2 OBC के नेताओं ने पूछा कांग्रेस से कि आप OBC की भागीदारी क्यों नहीं तय करते हैं। आपको क्या लगता है कि शक्ति सिंह गोहिल से मैंने एक बार सवाल पूछा था कांग्रेस दफ्तर में गुजरात चुनाव के समय कि गोहिल सिंह, आपको क्या सवर्ण समाज के लोग वहां, जो आप सोचिए उन्होंने हार्दिक पटेल को बनाया है अध्यक्ष, अच्छी बात है। अगर उन्होंने जिग्नेश मेवानी को बड़ा पद दिया होता, अगर उन्होंने जो राठौर जो बाहर चले गए, जो OBC समाज के थे, उनको बड़ा पद दिया होता तो उनको बीजेपी में नहीं जाना पड़ता। बिहार में भी यही सवाल उनसे पूछा जा रहा है कि जनरल कैटेगरी के लोग आपको वोट कहां देंगे। या तो आप कांग्रेस के नेता की लाइन है कि जनरल कैटेगरी के लोग RJD से नफरत करते हैं, मतलब OBC के दलों से नफरत करते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर लगता है कि राम के सामने जनरल कैटेगरी के लोग उनको वोट दे देंगे तो वो सबसे बड़े गफलत में है।
जो मैं बार बार कहता हूं, मैं उस पर अडिग हूं, इस देश में SC ST OBC के लोग मुसलमान पार्टी को वोट नहीं देते जब तक गठबंधन ना हो। इस देश में OBC के लोग शेड्यूल कास्ट के दलों को वोट नहीं करते जब तक गठबंधन ना हो। इस देश में जनरल कैटेगरी के लोग SC ST माइनॉरिटी के दलों को वोट नहीं देते जब तक गठबंधन ना हो। तो ये समझना पड़ेगा, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सबको वोट देते हैं, कांग्रेस को भी वोट देते हैं, मुस्लिम तो SC को भी वोट देता है, ST को भी वोट देता है, OBC को भी वोट देता है, OBC भी सवर्णों को भी वोट देता है, SC जो है वो सबको वोट देता है, बिना गठबंधन के भी कांग्रेस को भी वोट देता है, BJP को वोट देता है। तो ये राजनीतिक परिदृश्य है और इसमें आपको समझना पड़ेगा। और तमाम सोशल एक्टिविस्ट, तमाम सोशल, अभी आज जनहित अभियान के यादव जी ने जारी किया किस तरह से मेडिकल में आपके सीट्स खत्म कर दिए गए हैं OBC कैटेगरी के। तो ये सब तमाम बड़ी खबरें जिस पर आपको बात करना चाहिए और मुझे लगता है इस देश में जितने बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं, उनको इन सब मुद्दों पर बोलना चाहिए। आप लोग की क्या राय है? अपनी राय जरूर दें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कोरोना 1 मिलियन 10 लाख से पार करने वाला है, हम नंबर 1 पे आने वाले हैं।